पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और एसजेएफ 50 धीमे धीमे मजबूत होता हुआ दिखा है। अब 20 अंकों की तेजी और तेजी क्यों है देख लेते हैं। एशियाई बाजारों पर डालिए नजर, खासतौर से निक्की के बाजार देखिए 0.25% से ज्यादा का उछाल दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले और हांगकांग भी 75 अंक ऊपर है और निक्की 350 अंक ऊपर है। क्या बात है। और शंघाई थोड़ा कमजोर है 0.1%, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी भी देख लें, सिंगापुर में क्या हाल है, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान, कॉस्पी, ये सब देख लीजिए, तीनों ही मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छे संकेत है। और अमेरिकी बाजार भी रिकवर होकर दिन के हाईस पे बंद होते हुए नजर आए थे शुक्रवार को। उसके बाद फ्रांस का इलेक्शन हो गया, सब कुछ अच्छे संकेत हैं आज के लिए ग्लोबल मार्केट। तो रिकवरी की संभावना है, 9300 के ऊपर खुलने की संभावना पूरी नजर आ रही है। लेकिन फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर और एक्शन पर। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे आयशर मोटर्स के बारे में। सिमी हमारे साथ है। सिमी ने आयशर मोटर्स को बड़ी दमदार खरीदारी करने की राय दी। सिमी बताइए, और आपने डिस्क्लोजर दिया है, आपके पास है, क्या भाव में खरीदे, कब बेचेंगी? देख लिया, ढूंढ लिया मेरा पोर्टफोलियो में। 23 फरवरी 2015 में खरीदा था 16,161 का लेवल पर। वाह, 16,000 बेचने का इरादा है कि नहीं? मुझे कोई बेचने का टारगेट नहीं है, मैं होल्ड करूंगी। अच्छा ये बताइए, आप भी अपने, जैसे आप तो चार्ट्स देखकर इन्वेस्ट करती हैं, तो क्या अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें कहीं इन्वेस्टमेंट में भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करती है? ये मतलब कब डिसीजन लेती है किसी स्टॉक को बेचना, कब है वो? देखिए, कोई अगर इन्वेस्टमेंट में मैं कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक हाथ से ही निकल जाएगा। जैसे मारुति, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने पोजीशन बनाया था। काफी बार मैंने पोजीशनल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया था और काफी बार क्वांटिटी मेरा मतलब निकल गया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करे। एक बार करेक्शन आया तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से निकल गया। अभी कुछ ही क्वांटिटी मेरे पास बाकी है, पर मुझे लगता है कि वो क्वांटिटी कभी बेचना ही नहीं है। मारुति में जैसा पोजीशन है और जैसा फॉर्मेशन है, फंडामेंटल्स जितना बढ़िया है, उसमें लगता है कि सेलिंग का कोई टारगेट नहीं रखना चाहिए। अगर फंडामेंटली कोई स्टॉक इतना स्ट्रांग हो तो पोर्टफोलियो में सालों साल रखा जा सकता है। अब मुझे कोई बेचने का जल्दबाजी भी नहीं है, बेचने का कोई टारगेट भी नहीं है। सारे 4 और 5 डिजिट वाले स्टॉक्स सिमी के पोर्टफोलियो में भरे पड़े हैं। कोलकाता से रजत बोस भी है, रजत सर के पोर्टफोलियो में भी ऐसे दमदार बहुत सारे स्टॉक्स हैं। चलिए, तो आज आपको 2 टिप्स तो मिल गई, आयशर और मारुति 2 हैं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की, देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है भारतीय बाजार में। अब से कुछ सेकंड्स में आपके सामने आने की तैयारी में। पहली टिक 25 अंक ऊपर अब दिख रहा है एसजेएफ। धीमे धीमे सिंगापुर वालों को समझ में आ रही है कि तेजी के साथ होगी शुरुआत। आइए, 72 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 22 अंकों की मजबूती और निफ्टी पर मजबूती अब 5 अंकों की। स्टॉक जो एक्शन में, अंबुजा सीमेंट सिर्फ 10% ऊपर है पहली टिक पर, और आईबुल हाउसिंग, हमने इतना बुलिश भी नहीं कहा था कि इतना आज पॉजिटिव है कि 10% ऊपर पहली टिक पर ट्रेडर्स डालें अपने ट्रेड्स। और गेल है 2-2.5% अब ऊपर, हिंडाल्को में मजबूती 2% की। रिलायंस पिछला हफ्ता अच्छा नहीं था रिलायंस के लिए, देखते हैं आज 5% की मजबूती पहली टिक पर दिख रही है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। रुपए पर रखिए नजर, 10 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत की है, 64.27 रुपए ये है इस वक्त करेंसी मार्केट का लेवल। तो शुक्रवार की कमजोरी से कुछ भरपाई होती हुई इस वक्त करेंसी मार्केट की तरफ से। लेकिन पिछले हफ्ते का एक और बड़ा एक्शन, और वो था बाहुबली 2। जबरदस्त, 1000 करोड़ के पार निकलने वाली हिंदुस्तान की पहली मूवी, और क्या जबरदस्त कलेक्शन किए। तो आज मल्टीप्लेक्सेस में कितनी तेजी होनी चाहिए, क्या और कुछ खरीदारी करने के मौके बचे हैं? अविनाश, फंडामेंटल राय आपकी लूंगा, आप चार्ट तैयार रखिए। आपको चार्ट पर कौन सा स्टॉक पसंद है वागले साहब, लेकिन उससे पहले एक पोल करवा लिया जाए। किसने मूवी देख ली है, किसने नहीं देखी है? वागले साहब नहीं देखी, पहली वाली भी नहीं देखी, दोनों नहीं देखी। अविनाश? मैंने देखी है। आपने देखी? हर्षदा आपने देखी? नहीं देखी। ओके, और गौरव? जी मैंने देखी है। दोनों देखी है जी। अच्छा, और 2 बार देखी है थिएटर में, इस बार वापस जाने की संभावना है। वाह। सिमी आपने? दोनों में से एक भी नहीं देखी है। चलिए, तो मतलब मैं, सिमी और वागले साहब, हमने तो दोनों ही नहीं देखी। हर्षदा ने पहली वाली देखी, दूसरी वाली नहीं, और गौरव एक बार और देखने को तैयार है। इसका मतलब ये कलेक्शन 1000 करोड़ पर रुकने वाला नहीं है, राइट? अब तो हमें भी देखनी पड़ेगी। तो अविनाश बताइए, क्या अभी भी मल्टीप्लेक्स शेयर भागेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये एक बम्पर मूवी है। मुझे लग रहा है कि सारा मल्टीप्लेक्स सेक्टर में इस मूवी के कारण आपको फाइनेंशियल में बहुत डेफिनेटली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो
तो मेरे ख्याल से जो चॉइसेस है वो क्लियरली आइनॉक्स और पीवीआर रहेंगे, क्योंकि इनका जो ज्योग्राफिकल रीच और प्रेजेंस है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि और आगे भी ये पिक्चर में ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो रहेगा। और क्लियरली ये एक ऐसी मूवी है जो बार बार आएगी नहीं, तो डेफिनेटली इसका फायदा इन मल्टीप्लेक्सेस को जरूर मिलना चाहिए। तो हमारे कंट्रीब्यूशन के बगैर 1000 करोड़ हो गए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन अभी आना बाकी है। तो वागले साहब चार्ट्स पे मैं थोड़ा सा हल्का सा बेरिश होने दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए दोनों पीवीआर और आइनॉक्स में, और अगर आज ऊपर खुलता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और यूएफओ मूवीज वो भी मुझे ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखता है जो मैं बाय करूं, एटलीस्ट नॉट एट दिस लेवल्स। थोड़ा सा मतलब मे बी 350 360 करेक्टिव मूव आता है, करंटली 433 है, शायद ना आए, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ नहीं लगती। ओके, तो वागले साहब कन्विंस नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आगे और कमाई इन कंपनियों की बढ़ती हुई दिखाई देगी इस एक मूवी के चलते। एक स्टॉक जहां पर हमने देखा है नंबर्स के लिहाज से प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर है, गति, और कंसिडरिंग यहाँ पर भर भर के लोगों ने पोजीशन ली थी जीएसटी के होप में। अविनाश, अब क्या लग रहा है? इस बार हम देख रहे हैं मार्जिन 3% घटे हैं, 5.1% के आसपास, मुनाफे में 40% की गिरावट। नहीं, मेरे ख्याल से नतीजे का जो ट्रेंड है वो मेरे ख्याल से लास्ट 2 क्वार्टर से काफी नेगेटिव है। हमको लग रहा है कि जीएसटी को लेके जो भी इसमें बिल्टअप हुआ था, एक्सपेक्टेशन थी कि इमीडिएटली इसमें बेनिफिट आएगा। मेरे ख्याल से अगर जीएसटी जुलाई से भी लागू होता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय लगेगा जीएसटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में। तो मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी अच्छा करेगी, इनके लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होंगे, इंक्रीमेंटल अपसाइड्स आएंगे। बट क्लियरली मुझे लग रहा है कि साल भर का नजरिया रखे और उसके बाद ही मेरे ख्याल से मार्जिन्स और बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा। इन द शॉर्ट टर्म शायद आने वाला 1-2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेगा, और जो पहले 2 क्वार्टर्स रहेंगे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन के बाद, होपफुली अगर जुलाई से लागू होता है तो मेरे ख्याल से इन द इनिशियल फेज थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन भी दिखने को मिल सकता है। परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब सारी, ऐसा नहीं कि खाली गति की खराब हो, गति, ब्लू डार्ट, एजिस, सारे जितने पिछले क्वार्टर पे सबके सब खराब रहे थे। इस क्वार्टर की शुरुआत जो हुई है इस वीकेंड पर दोनों के आए, ब्लू डार्ट और गति दोनों के नंबर्स खराब हैं। और ब्लू डार्ट पे तो एक रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, आज 4800 का टारगेट एंटिक की रिपोर्ट है और वहीं पर स्टॉक ट्रेड करा, तो आज कमजोरी की आशंका यहां पर साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन आपके लिए आज के सेशन में कहां है ट्रेडिंग के मौके बताए जाते हैं आपको। सुबह 7:30 से 8 के बीच में खेला जाता है स्टॉक 2020 का मुकाबला, और आज हमारे 2 कैप्टन नीरज वाजपेयी और आशीष वर्मा ने कौन से 20 बेहतरीन खिलाड़ी शामिल किए अपनी टीम में, आइए डालते हैं एक नजर। पूरी टीम एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। पटेल इंजीनियरिंग लैंड अनलॉकिंग हो रही है। मोनसेंटो, एनआईटी टेक, इक्विटास, नतीजों के आधार पर इक्विटास नतीजे बहुत कमजोर हैं, इसलिए शॉर्ट है। मुक्ता आर्ट्स और पीवीआर बाहुबली 2 की जबरदस्त सफलता इनके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, नितिन स्पिनर्स, ये दोनों भी बहुत बढ़िया नतीजे इन्होंने पेश किए हैं, इस वजह से खरीदारी है। श्रीकास्ती पाइप में फंड रेजिंग के प्लान से एक्सपेंशन है, वो खरीदारी सलाह होगी। जयंत एग्रो एक एग्री स्टॉक है, बहुत उम्दा नतीजे, और मानसून ऑन ट्रैक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में केरल में हिट कर जाएगा। ये सारे ट्रिगर्स हैं जो जयंत एग्रो के लिए अच्छे वाले हैं। अच्छा, फोकस मेरी टीम में भी खरीदारी पर ही है लार्जली, और कोशिश करिए उन स्टॉक्स में जहां पे अभी भी ट्रिगर्स नजर आते हैं या जो स्टॉक ऊपरी से ठंडे पड़े हैं तो कंफर्ट बढ़ रहा है। पहला है अंबुजा सीमेंट्स, एसी से क्या विलय की बात, अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी, मुझे लगता है खरीदारी करें। स्पार्क हाई से ठंडा कामकाज कर रहा है, बीते हफ्ते भी हमने कहा था खरीदारी करने के शायद मौके होंगे क्योंकि रीसेंट करेक्शन थोड़ा सा कंफर्ट देता है स्टॉक के लिहाज से। अपोलो टायर्स कमजोर नंबर्स, ऑपरेशनली बेहद कमजोर। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि इक्विटास में नजर आ रहा है कई सारी पॉकेट ज्योग्राफीज में जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज है, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसी, जहां पे कलेक्शंस को लेकर इश्यूज हैं। गैलेंट इस्पात अच्छे नंबर्स और जो स्ट्रीट में अनवांटेड कंसर्न्स थे, इस पिटाई के बाद लगता है खरीदारी करने के मौके। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, डिफेंस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए सरकार आगे बढ़ रही है और यहां पे शायद केकेआर पैसा लगाने वाला, ऐसी खबरें हैं, इसलिए खरीदारी करने के मौके। यूएफओ मूवीज, इरोस इंटरनेशनल और सिनेलाइन इंडिया, 3 भारतीय एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी कंपनीज, और बाहुबली के कलेक्शंस के बाद और इन स्टॉक्स में कंफर्ट भी ऊपरी स्रोत से जो दबाव आया है, हमें लगता है खरीदारी करने के मौके। और फाइनली मैजेस्टिक ऑटो आज का फ्री हिट, हीरो ग्रुप की कंपनी, और जिसमें अनिल कुमार गोयल साहब ने शुक्रवार को पैसा भी डाला है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है इस कंपनी के, रिडा पे ये हैं 20 बेहतरीन दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आज के सेशन के लिए आपके लिए होंगे कारगर साबित।
गौरव, दो स्टॉक जो बैन में आए हैं वायदा कारोबार में, IRB और कर्नाटक बैंक, तेजी की पोजीशंस बनी है। क्या किया जाए? जिनके पास पोजीशंस हैं होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या होनी चाहिए या बुक कर लें? केटीके बैंक का ट्रेंड अभी भी अच्छे अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, तो मैं समझता हूँ 163 के स्टॉप लॉस आप इसको होल्ड कर सकते हैं केटीके बैंक को। और ये बात IRB, तो हमने देखा है कि एक बार बार बाउंस बैक देखने मिलता है, 250 के करीब जब भी आता है एक बाउंस बैक देखने मिलता है, 270 पे अटक रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आप यहाँ पे एक बार होल्ड कर सकते हैं, 250 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसको बने रहिए। ओके, ये राय IRB इंफ्रा पर। लेकिन वागले साहब, NIIT टेक्नोलॉजीज क्या आप ट्रैक करते हैं? यहाँ पर आज नंबर्स के लिहाज से थोड़ा सा इंटरेस्ट देखने को जरूर मिलेगा, मुनाफा बड़ा है और डॉलर रेवेन्यू भी हम देख रहे हैं 7.5% ऊपर। अर्षदा, वीकली पैटर्न काफी पॉजिटिव है। अगर करेक्टिव मूव आती है तो मुझे लगता है बाय करके चलना चाहिए। 500-510 का मेरा अगले कुछ हफ्तों का टारगेट होगा और ऑन द डाउन साइड 450 के नीचे जाना नहीं चाहिए। अविनाश, साथ ही कॉग्निजेंट के भी नंबर्स आए, तो उस संदर्भ में आपको क्या लग रहा है? हालांकि इन्होंने ईयरली गाइडेंस में कुछ खास बदलाव किया नहीं है, लेकिन यहां से आगे बाकी लिस्टेड IT कंपनियों के लिए क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो बड़ा ट्रिगर होगा वो करेंसी का होगा। रुपया का अगर जो ट्रेंड है वो अगर स्टेबल होता है, अगर यहाँ पे फर्दर एप्रिसिएशन नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से आने वाले एक आध दो क्वार्टर्स विल बी मॉडरेटली पॉजिटिव ही होंगे, बिकॉज जिस तरीके का नेगेटिविटी हमने IT के शेयरों में देखी है ऑलरेडी काफी हद तक ये शेयर्स पिटे हुए हैं। बट ग्रोथ मोमेंटम मेरे ख्याल से तभी आएगा जब फ्रेश ऑर्डर विन्स और US से कई अपने को पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। अभी भी जो सिग्नल्स US से मिल रहे हैं वो थोड़े से कंसर्निंग है। H1B वीसा को लेके वहां पे जो लोकल नेशनल्स को ज्यादा बढ़ावा दिया है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनीज वहां के लोकल नेशनल्स को ज्यादा एम्प्लॉय करेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद सेकंड हाफ ऑफ FY18 से थोड़ा सा अपटिक आपको देखने को मिलेगा। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2017-18 ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी अर्निंग्स रिकवरी पॉसिबल है। ओके, बड़ी रिकवरी आए इसकी संभावना कम है। लेकिन दो स्टॉक बैंक्स, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, सवाल आपके लिए गौरव, इन दोनों बैंक्स में देखिए किस तरह की पोजीशंस बनी है शुक्रवार को। आज दोनों ही बैंक अपने नतीजे पेश करने वाले हैं और नतीजों के पहले लॉन्ग शॉर्ट क्या ट्रेड होगा? देखिए, थोड़ी भी अगर डिप्स अगर मिलती है 180 के करीब यूनियन बैंक में अगर आता है, तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन के जरिए प्ले कीजिए। मैं जनरली रिजल्ट्स के पहले ऑप्शन ही सजेस्ट करता हूं, तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 200 का। यहाँ पे काफी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनी है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें शॉर्ट्स बने, थोड़ी बहुत अनवर्निंग के लिहाज से थोड़ा नीचे आए हैं, तो यहाँ पे वापस एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो आप 200 का कॉल ऑप्शन लीजिए, वो आपको काफी एक सेफ ट्रेड कर सकता है। कैनरा बैंक में फिलहाल बहुत अग्रेसिव इसमें नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुका है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं कहूंगा इसको एक बार अवॉइड करना वो बेहतर होगा। फेडरल बैंक पर क्या राय रहेगी? क्योंकि वागले साहब, हमने देखा था अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी इसमें पिछले सत्र में, और ऑफ कोर्स यहाँ पर खबरें ये भी है कि 250 करोड़ ये कंपनी रेज कर सकती है। अर्षदा, एक ही इसमें डिफिकल्टी ऐसे है कि ऑलरेडी ये मूव कर चुका है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा कोई वीकनेस नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट ये मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक लगता है, और अगर बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी हल्की सी भी आती है, ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। मेरा 130 का टारगेट होगा, और जब तक के 107, 108 के नीचे नहीं जाता है, ये एक्यूमुलेट करके होल्ड कर सकते हैं। 130, 140 तक भी जाएगा, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। ओके, तो फेडरल बैंक वागले साहब तब से चल रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट जो नतीजे के तुरंत पहले तो 95 रुपए से बात की थी, वो बिल्कुल 95 का स्विंग हाई ब्रेक किया था, और वो दिन था आई थिंक 28 अप्रैल, पिछले फ्राइडे को। 28 अप्रैल से 8 मई, देखिए क्या रिटर्न आए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो भागा है ये स्टॉक, और भी भागने की पूरी संभावना बाजार की है। 26 अंक ऊपर है निफ्टी, 9300 के ऊपर खुलने की तैयारी। 56 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 1.5% मजबूत है मिड कैप इंडेक्स, और बैंक निफ्टी भी 75 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत। अंबुजा सिर्फ 5% ऊपर खुलने के संकेत। कुछ ज्यादा लोग बुलिश हो गए। अच्छा सिमी, बताइए अंबुजा के चार्ट देखकर 246, ये तो नहीं 246 से कौन सा लेवल है? 258 दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। तो अच्छा, ये BSE का होगा शायद, NSE का दिखे फ्राइडे का। अच्छा, फ्राइडे का लेवल है। अच्छा, प्री ओपनिंग सेशन का नहीं, फ्राइडे का लेवल है। चलिए ठीक है, अंबुजा 258-59 के आसपास खुलेगा तो क्या करेंगे आप सिमी?
कि 58 के आसपास अगर खुलेगा तो मुझे लगता है कि काफी बुलिश हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने में कभी ये 252 के ऊपर ट्रेड नहीं किया था, तो वही इसका रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को पार करके आज ओपनिंग हो रहा है, मतलब काफी बुलिश रिजल्ट्स भी निकला था। तो मुझे लगता है कि 252-255 का सपोर्ट रेंज को वॉच करना पड़ेगा। जब तक ये रेंज होल्ड करता है तब तक ये आगे इसका स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा। 264 से 266 का एक छोटा सा टारगेट मैं देख रही हूँ जहां पे ये स्टॉक आ सकता है। 266 क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, तब 270 तक का भी टारगेट देखा जा सकता है। फिलहाल 58 के आसपास खुलने से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का इंतजार करना पड़ेगा। अगर 255-252 के आसपास ये वापस आता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा। ऊपर में 270 तक का टारगेट आ सकता है शॉर्ट टर्म में। कुछ और काउंटर्स जिसमें एक्शन पिछले सेशन में भी रहा है, आप देखते हैं आज क्या हरकत देखने को मिलेगी। जैन इरिगेशन नई बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी, बीते सत्र में तो 6% टूटा था। इस पर बताइए गौरव, क्या राय बन रही है कि आगे और शॉर्ट्स ट्रिगर होंगे? मैं नहीं समझता उसमें बहुत अग्रेसिव अभी यहाँ से पोजीशंस नीचे बन सकती है, क्योंकि शॉर्ट्स बन चुके हैं, इसका मोमेंटम नीचे में आपको देखने मिल चुका है। अगर आप ओए और प्राइस पैटर्न का देखेंगे तो 97-98 ऐसा लेवल है जहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखे गए थे। ये स्टॉक बाद में 110-115 के लेवल्स भी टेस्ट किए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे काफी अच्छा है 97-98 का, तो उसी को स्टॉप लॉस रख के आप थोड़ा अगर नीचे आता है 100 के करीब तो उसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और वापस आपको एक बार 108-110 के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है जेन इरिगेशन पर राय आपके लिए इस वक्त आती हुई। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन तो मजबूत दिख रहा है, अच्छी तेजी के साथ शुरुआत होगी। कुछ स्टॉक्स जो रिजल्ट्स के दम पर है, जिलेट आई डोंट नो, मेरे यहाँ तो 8% ऊपर दिख रहा है, इतना ऊपर खुले। हाँ, NIT टेक, इस पर एक राय ली जाए, 4% की मजबूती दिख रही है। NIT टेक ऐसे नाम है क्या? NIT है या NIT टेक है? NIT टेक है। चलिए गौरव, तो फिर आप ही बताइए, NIT टेक 4% ऊपर खुलने की संकेत दे रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, क्या किया जाए? इसको एक बार अवॉइड करना चाहिए। इसका 480 ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे बार बार रिवर्सल ले रहा था, लेकिन 488-490 अगर आता है तो इसका मेजर जो पार्ट है मोमेंटम वो एक बार जा चुका होगा। तो मुझे लगता है अगर 480 के पास मिलता है तब आप 474-475 के स्टॉपर से बाय कर सकते हैं। ऊपर में एट द मैक्स 495 तक जा सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। बस पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं इतनी ही दमदार शुरुआत और क्या इससे भी और आगे बढ़कर तेजी होती है। बाजार खुलते हुए 30 अंक ऊपर शुरुआत हुई है। निफ्टी पर 9300 के पार 80 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स बेहद दमदार शुरुआत इस वक्त होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। मिड कैप इंडेक्स 1/3% मजबूत है और 1/4% मजबूत है बैंक निफ्टी 65 अंकों की मजबूती के साथ। क्या है मजबूत? अंबुजा सिर्फ 7% का उछाल, 7% अंबुजा ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एसीसी 4% ऊपर, आइशर मोटर्स 2.5% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक में 1% की तेजी, औरोबिंदो, एलएनटी, ओएनजीसी जैसे दिग्गज अपना योगदान देते हुए बाजार की तेजी में। लेकिन कमजोरी कहां है? कोटक, एसबीआई, थोड़े से बैंक्स कमजोर हैं, थोड़े बहुत, लेकिन कोई खास इतनी कमजोरी वाला रुझान नहीं है, तो कोई खास घबराने की जरूरत नहीं। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स देखिए। इक्विटास टॉप लूजर 3.5% नीचे, अपोलो खराब नतीजे के बाद 1.5% कमजोर। ये दो स्टॉक हैं कमजोरी की तरफ। मजबूत क्या है? अंबुजा 7.5% का उछाल दिखाता हुआ वायदा कारोबार का टॉप गेनर 6% ऊपर, एसीसी खुलता हुआ, आइशर मोटर्स में 2.5% की मजबूती। एनआईटी टेक दमदार नतीजे के बाद मजबूत है 2.5%, डालमिया भारत में 2% का उछाल। तो ये स्टॉक्स हैं जो तेजी की तरफ दिख रहे हैं। बेहद दमदार शुरुआत हुई है आज मिड कैप काउंटर्स की, लगभग 0.5% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में अब बनती हुई नजर आ रही है और सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ टिके हुए 9300 के पार खुलकर टिकता हुआ निफ्टी। तो बेहतरीन तेजी और पूरी की पूरी क्रेडिट दे दीजिए सीमेंट शेयरों को। अंबुजा और एसीसी अकेले लीड करते हुए बाजारों की तेजी को दमदार उछाल इस वक्त नजर आएगी। एवेन्यू सुपरमार्केट देख लेते हैं क्योंकि काफी अच्छी कमाई हुई है इस तिमाही में। स्टॉक इनफैक्ट 1.5% ऊपर खुला, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 808, 806 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा जो काउंटर्स एक्टिव हैं आज के सत्र में, उनमें आप गौर करेंगे तो ऑफकोर्स जिलेट शामिल है क्योंकि नंबर स्ट्रांग थे। 10 रुपए ऊपर खुला है ये काउंटर। साथ ही साथ आप देखिए बेड मुथा इंडस्ट्रीज वॉल्यूम पिकअप थोड़ा थोड़ा इसमें आता हुआ।
हालांकि यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम एक्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इनको लगभग 200 करोड़ का ऑर्डर मिला। मेरे ख्याल में 2020 की टीम में भी शामिल था, तो वहां से भी कुछ इम्पैक्ट। पीएनजी के नतीजे आए, 2-2.5 रुपए की ही बढ़त इसमें बनती दिखाई दे रही है। एनआईटी टेक्नोलॉजीज 483 के आसपास ट्रेड करता हुआ। साथ ही मोन्सेंटो के लिए एक अच्छा क्वार्टर रहा है ये, इनफैक्ट एक बम्पर क्वार्टर रहा है, 2% के उछाल के साथ ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, 2500 करोड़ कंपनी बैंक रेज करना चाहता है आने वाले दिनों में, 1.5% का उछाल इस स्टॉक में भी बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है इंटरेस्ट है लोगों का, खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। गति जिसकी तिमाही खराब थी, इस बारी किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में, अब 3% नीचे ये ट्रेड करता हुआ। जीई शिपिंग के लिए बहुत खराब क्वार्टर था, लॉस पोस्ट किया है कंपनी ने, तो 4-5% ये टूटा है। इक्विटास की बात अनिल ने पहले की, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 4% के नुकसान के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ब्लू डार्ट में भी यही हाल, 2% की गिरावट पर ट्रेड देखने को मिल रहा है और अपोलो टायर भी अब लगभग 2% नीचे है। एवेन्यू सुपरमार्केट में सरप्राइजिंगली मुनाफा वसूली हो रही है, 793 के लेवल जहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब 2% नीचे ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो यहां पर बिकवाली हावी, तो ये कुछ काउंटर्स है जिनमें एक्शन देखने को मिला है। वालचर नगर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, केकेआर कंपनी में करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस खबर पर स्टॉक 8% ऊपर खुला है। साथ ही भारत गियर्स एक और काउंटर है जो केकेआर से एक लोन लेने वाला, और ये पहली कंपनी होगी जो केकेआर से एक टर्म लोन लेगी, और उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ 3% ऊपर खुलता हुआ ये काउंटर। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हरकत देखने को मिल रही है। एलजी बालाकृष्णन का तिमाही परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, स्टॉक करीब 2% ऊपर है, 7% का उछाल इनके मुनाफे में देखने को मिला। इनको मेरे ख्याल में 300 करोड़ से ज्यादा की थी। तो ये फिलहाल काउंटर जहां पर खबरों के चलते और नंबर्स के चलते एक्शन दिखने को बिल्कुल, तो एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है। आज सीमेंट काउंटर्स में अंबुजा एसीसी इस खबर के दम पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एनआईटी टेक नतीजों के दम पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हेक्सावेयर ये स्टॉक नजर में रखिए, 2.5% की बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक मजबूती दे रहा है, बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, जो कि 2.25% मजबूत है। मुथूट फाइनेंस में तेजी होती हुई दिख रही है। तो कुछ एक मिड कैप्स है जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। वहीं कमजोरी के लिहाज से इक्विटास टॉप लूजर, मैक्स फाइनेंशियल में 2% का नुकसान दिखेगा। थोड़े सरकारी बैंक ढीले होते दिख रहे हैं, ओबीसी, पीएनबी, यूनियन, इंडियन बैंक, ये तमाम बैंक है जहां थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। लेकिन नतीजों के लिहाज से आज का एक्सीडेंट डालमिया भारत शुगर 10% लुढ़कता हुआ डालमिया भारत शुगर का स्टॉक यहां पर कमजोर नतीजों के बाद मार पड़ती हुई दिख रही है। और दूसरा एक्सीडेंट है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, जहां पर 6% का नुकसान है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज पेंट बनाने वाली ये कंपनी, यहां पर भी 5% का नुकसान। शॉपर स्टॉप ने खराब नतीजे पेश किए, 5% की मार शॉपर स्टॉप पर पड़ती हुई दिख रही है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन की। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर, स्टॉक ऑफ द डे, जिलेट, 10% का बड़ा उछाल नतीजे के बाद जिलेट में आता हुआ दिख रहा है। दमदार वॉल्यूम ग्रोथ बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है, यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है इस वक्त आपके लिए। चलिए, 9300 के पार खुला है निफ्टी और बैंक निफ्टी 22,650 के ऊपर है। इस लेवल पर दोनों में क्या ट्रेड होगा, गौरव बताएं। निफ्टी को आप बाय कर सकते हैं, 9275 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 9360 का जो रेजिस्टेंस है वहां पे एक बार रीटेस्ट कर सकता है। वहां पे अगर सस्टेन करता है तो आप थोड़ा एग्रेसिवली पोजीशंस बना सकते हैं, फिर आपको एक 150 पॉइंट्स का अपसाइड देखने मिल सकती है। फिलहाल एक जो दायरा है उसमें निफ्टी ट्रेड करेगा। बैंक निफ्टी में फिलहाल अवॉइड करूंगा कि रेंज में ही है, काफी इसमें मिनिमलिस्टिक रेंज होगी, 22,500 से 22,750 के आसपास से रेंज ट्रेड होगी। तो अगर डिप्स अगर मिलती है 22,500 के करीब, तो आप 60-70-100 पॉइंट की स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको वापस से 22,750 देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 22,700 की तैयारी और उन लेवल्स पर अभी भी फोकस हमारे जानकारों का बना हुआ है। लेकिन स्टॉक्स जो हरकत में दिखाई दे रहे हैं बैंक्स के साथ ही रहते हैं अनिल, खासकर आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरह के मूव्स आ रहे हैं, साथ ही साथ हमने देखा था फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी होती हुई। आईसीआईसीआई बैंक पर वागले साहब अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये फिर से स्टीम पकड़ने लगा है काउंटर नंबर्स के बाद। जो 285 का लेवल हम वॉच कर रहे थे, अब 300 के ऊपर, यहां से आगे कितनी और मजबूती? हर्षदा, ये वीकली पैटर्न में ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और मेरा 315 का टारगेट है। शायद तो मैंने एक हफ्ते का कहा है, लेकिन 2 से 3 दिन में आ सकता है। और कोई भी करेक्ट मूव आती है उसमें बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये 297 के नीचे जाएगा, तो 296 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 315, 318, 320 तक जा सकता है अगले 2 से 3 दिनों में।
ओके, और इस बीच कुछ बड़े ट्रेड्स जो मेरी स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं वो आपके सामने रखूं। सेंट्रम कैपिटल के चार्ट्स देखिएगा। सिमी आपसे पूछूंगा मैं आपसे, उससे पहले बता दूं क्या हुआ है यहाँ पर। 18,75,000, जी हाँ, लगभग 0.5% हिस्सेदारी सेंट्रम कैपिटल की बदली है। बीएससी पर यह स्टॉक है, हम आपके सामने हाजिर करेंगे। बीएससी पर यह स्टॉक बड़ा ट्रेड दिखाता हुआ दिख रहा है। सेंट्रम कैपिटल जहां पर 18,75,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, 0.5% हिस्सेदारी 46 रुपए में बदली। जी हाँ, देखिए आप, हमारी टिकर टीम एकदम फास्ट, एकदम तुरंत ये ट्रेड आपके सामने लाती हुई। बीएससी पर बड़ा ट्रेड हुआ है और ये स्टॉक वॉल्यूम के लिहाज से, एक्शन में प्राइस के लिहाज ओके 7% ऊपर भी है। बड़ा एक्शन प्राइस के लिहाज से भी दिखा रहा है। सिमी बताएं इसके चार्ट देखकर क्या खरीदना चाहिए, इन लेवल्स पे बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। जी बिल्कुल खरीदना चाहिए क्योंकि चार्ट काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि 50 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था, उससे ऊपर जाके ये जब मेंटेन कर रहा है तब इसमें फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। 54 से 56 का टारगेट भी पॉसिबल है। इसमें चार्ट काफी शानदार है, मुझे लगता है कि बिल्कुल खरीदना चाहिए। 64 से 66 बड़े एग्रेसिव टारगेट है सेंट्रम कैपिटल। 56 टारगेट दिया मैंने 66 नहीं 56, ओके। 56 भी कम नहीं है, यहाँ से 10% होता है वो भी। हाँ, 10% होता है, ठीक बात है। तो सेंट्रम कैपिटल एक नजर में रखिए आज के सेशन में, यहाँ पर बड़ी तेजी होती दिख रही है। अर्शदा जी, साथ ही NIIT टेक्नोलॉजीज पे इनफैक्ट गौरव कह रहे थे कि आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन 6% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में 2.5% ऊपर है काउंटर। 482 पर वायदे में ट्रेड कर रहा है। वागले साहब, अब यहाँ से आगे क्या होगा? आई थिंक इसके रिजल्ट फ्राइडे को आए थे, तो शायद उस लिहाज से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, बट मेरा व्यू तो पॉजिटिव है। 505-510 का ये पोजिशनल व्यू है जो 3-4-5 दिन में आएगा, तो मैं तो बाय करके चलूंगा। और 475 थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा होगा, तो शायद आप FNO में इसको ट्रेड नहीं करें, बट कैश में लेकर 20 रुपए की मूव मुझे यहां से लगती है अगले कुछ दिनों में। ओके, यहां से भी 20 रुपए की और तेजी NIT टेक में। नतीजे के बाद अच्छी खरीदारी यहां पर होती हुई दिख रही है। ये एक और स्टॉक है। इक्विटास 4% कमजोर है, इन लेवल्स पर कोई ट्रेड बनता है गौरव आपकी नजर में 153 पर? यहाँ पे नहीं बनता है। अगर आप देखेंगे 170 से इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनी रही है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल तो अवॉइड करूंगा इसको। अविनाश, आपका पर्सपेक्टिव, आपने कहा लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, इक्विटास और जीवन दोनों में खरीदारी के मौके हैं क्या? मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हम शॉर्ट टर्म नजरिया ले तो मुझे लग रहा है कि शायद आने वाला क्वार्टर भी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि एसेट क्वालिटी जिस प्रकार से खराब हुई है अक्रॉस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म पेन इन स्टॉक्स को देखने को मिले, उज्जीवन या टिपिकली इक्विटास, भारत फाइनेंशियल। तो मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली पोटेंशियल काफी बढ़िया है, बट ओवरऑल एटलीस्ट नेक्स्ट 1 or 2 quarters विल रिमेन चैलेंजिंग। बट डेफिनेटली अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस मार्केट डेफिनेटली 25-30% ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि शेयर इमीडिएटली भागेगा। ओके, तो कमजोरी में खरीदारी करने का मौका दिख रहा है इस वक्त यहाँ पर। लेकिन एक और स्टॉक जो आज FNO में टॉप गेनर के तौर पर आ रहा है, प्राइस के वॉल्यूम के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से नहीं लेकिन ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से, और वो है MRPL। MRPL में बड़ी तेजी की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। एक्चुअली वागले साहब, आपको याद है पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे AB Nuvo और ग्रासिम की, जहां पर मॉर्गन की तरफ से एक टेक्निकल रिपोर्ट आई थी और उन्होंने टारगेट एग्रेसिव 20% की अपसाइड के दिए थे, स्टॉक भागे थे। सेम ऐसी रिपोर्ट एक और FI की MRPL पर, टेक्निकल टारगेट उनका 150 रुपए का है। क्या MRPL में मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का? क्योंकि जनरली जब फंड्स की रिपोर्ट होती तो पीछे खरीदारी के फ्लोज क्या दिख रहे हैं चार्ट पर? एक बात कह दूं अनिल जी, जब हमने 16 स्टॉक्स ऐड हुए थे तो मैंने रेमंड और MRPL चुना था, लेकिन ये कह दूं कि ये इंट्राडे या FNO में लेने का कंफर्ट नहीं है, बट पोजिशनली मुझे उससे भी बहुत बड़ा टारगेट है मेरा, 180-200 का टारगेट है अगले कुछ हफ्तों का। मैं ये लेवल पे रिकमेंड करूंगा 118 के स्टॉप लॉस से। तो ये आप ऑब्वियसली इतने लंबे स्टॉप लॉस से FNO में ट्रेड नहीं कर सकते, बट 150 तो मुझे आते हुए दिखता है कुछ हफ्तों में। लेकिन जनरली मैंने देखा है जो FIs की, और अविनाश भी चूंकि काफी कुछ इस तरह की कर चुके हैं, जनरली इनके FIs भी दो तरह के ट्रेड करते हैं। एक तो उनका जो लंबा इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेड है वो है, दूसरा ट्रेड होता है वो पोजिशनल ट्रेड होता है, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन वाला। तो ये जो टेक्निकल रिपोर्ट्स आती है वो एकदम, लेकिन होता क्या है, उनकी 15 दिन की रिपोर्ट्स के टारगेट 3 दिन 5 दिन में आ जाते हैं, क्योंकि पीछे फ्लोज का सहारा मिलता है। आप तो खाली चार्ट देखेंगे, लेकिन जहां खरीदारी हो, तो अविनाश क्या राय रखते हैं आप MRPL में?
मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म कहीं नहीं जा सकता, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जिस प्रकार का एक्सपेंशन और जिस प्रकार का ट्रेंड है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। बट मेरे ख्याल से आई वुड बी मोर पॉजिटिव ऑन द मीडियम टर्म सिनेरियो। शॉर्ट टर्म में तो अनिल जी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ कॉल कि कितना स्टॉक भागा है और कितना और भागेगा, बट मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओके, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से करें खरीदारी। यहाँ पर स्टॉक में देखिए क्या जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट, 14% ओपन इंटरेस्ट। माय गॉड, मतलब ये बात तो है हर्षिता की एफआईएस की रिपोर्ट्स का फर्क पड़ता है बाजार में, उनकी फॉलोइंग आती है और खरीदारी या फिर कम से कम पोजीशंस तो बनती दिख रही है। तो आज का स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है एमआरपीएल, कम से कम वॉल्यूम के लिहाज से यहां पर दमदार एडिशन होता हुआ दिखा है, ये एक साफ संकेत है। तो कुल मिलाकर एक्शन इस स्टॉक पर नजर रखिएगा आप आगे के लिए भी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हमारे चारों एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाजार के डायरेक्शन पर उनसे भी लेंगे राय, ट्रेडिंग के आपके लिए भरपूर मौके भी होंगे, बने रहिए हमारे साथ। पचपन अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 22 अंकों की मजबूती और अंबुजा एसीसी तो मजबूत है ही, लेकिन अब दिन के उच्चतम स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है एमआरपीएल, जिसका ब्रेक के पहले हम जिक्र कर रहे थे। 4% की मजबूती और एमआरपीएल के साथ आपके मुंह से वागले साहब जो नाम निकला था एक और वो था रेमंड्स भी अब 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। वागले साहब हमारे साथ है, अविनाश जी भी हैं, गौरव जी भी हैं, उनसे थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज शुरुआती कारोबार में होता दिख रहा है उन पर उनकी राय लेंगे, ट्रेडिंग के मौके आपके लिए होंगे, लेकिन उससे पहले बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ा वक्त बिता रहे हैं बाजार इन लेवल्स के आसपास, क्या एक टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेशन है या फिर थोड़ा कमजोरी की आशंका है, कुछ और बड़ा प्राइस करेक्शन भी हो सकता है? मॉर्निंग अनिल, नहीं मुझे लग नहीं रहा है कि ये बहुत बड़ा करेक्शन की कोई साइंस है मार्केट में। अभी आपने जैसे जिक्र किया ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट जब भी 100-150 पॉइंट करेक्ट करता है नीचे इतना लिक्विडिटी है कि वो करेक्शन टिकता नहीं है। एक प्रॉब्लम है मार्केट का कि अभी तक अर्निंग्स को देखते हुए 93-9400 के आसपास जब मार्केट पहुंच जाता है तब थोड़ा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आ जाता है मार्केट में, क्योंकि तभी जस्टिफाई करना बहुत स्टॉक्स खरीदने के लिए मुश्किल हो जाता है और वहां से मार्केट रुक जाता है। और इसीलिए 92-9400 के बीच में मार्केट अभी घुस गया है, क्योंकि एक ऊपर के हिस्से में वैल्यूएशन उसको रोक देता है और नीचे के लेवल्स में लिक्विडिटी उसको सपोर्ट कर लेता है, तो वो 200-250 पॉइंट के एक रेंज में घुस गया है मार्केट। अभी चाहिए एक ट्रिगर। अभी तक अर्निंग सीजन देख के मुझे लग नहीं रहा है कि अर्निंग सीजन इतना बड़ा ट्रिगर होगा कि मार्केट को ऊपर की तरफ तोड़ दे, और ग्लोबल फैक्टर्स को भी देख के लग नहीं रहा है कि नीचे की तरफ बहुत ज्यादा मोमेंटम है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और हफ्ते मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करे, लेकिन क्लोजली थोड़ा मेटल क्षेत्र में ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे क्रूड ऑयल मेटल्स में काफी करेक्शन हो चुका है पिछले कुछ हफ्ते में, तो वो एक नर्वसनेस का कोई कारण हो सकता है। वैसे तो मार्केट मुझे रेंज बाउंड ही लग रहा है अभी। उदयन, गुड मॉर्निंग। इस रेंज बाउंड मार्केट में हम देख रहे हैं लिक्विडिटी फ्लोज भरपूर हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं, और कई नए निवेशक भी शायद बाजार में उतरना चाहते हैं। उनके लिए क्या सलाह होगी? क्या अभी भी कन्विंसिंगली इस बाजार में पैसे लगाए जा सकते हैं या फिर कुछ कॉशियस रहने का वक्त है ये? देखिए, काफी हद तक जो डोमेस्टिक मनी मार्केट में आ रहा है वो एसआईपी के थ्रू आ रहा है, उसको बहुत छेड़छाड़ करने का कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट हर महीने जिनका पैसा मार्केट में लग रहा है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में, अभी तक तो मार्केट को देख के लग नहीं रहा है कि वो एसआईपी बंद करने के लिए या टॉप अप करने के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो वो जो पैसिव फ्लो जिसको बोलते हैं वो मार्केट में आने के लिए वो तो आता रहेगा मेरे ख्याल से। जिनको फ्रेश स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कहूंगा कि वो अभी जो फेजेस चल रहे हैं कि कभी कभी 200-250 पॉइंट का करेक्शन दिख जाता है या रिजल्ट्स के बाद एक 4-5% का करेक्शन दिख जाता है, वो होगा अच्छा मौका खरीदने के लिए। ऊपर की तरफ 93-9400 में बहुत ही कम स्टॉक्स मुझे दिख रहा है जहां पे बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है और एंट्री अपॉर्चुनिटीज है। तो एसआईपी एक दूसरे टाइप के व्हीकल है जो आप 5-10 साल के लिए लगाते जाओगे, उसमें 100-150 पॉइंट 200-300 पॉइंट निफ्टी का बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है।
लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगा करंट लेवल्स पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना शायद उचित नहीं होगा। ओके, तो ये राय है फिलहाल धीमे धीमे पैसा लगाने की। लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह से तेज गिरावट हुई है, 2 सेक्टर बड़े एक्शन में दिख रहे हैं सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर और साथ ही एविएशन एयरलाइंस कंपनियों के शेयर। क्या अब भी मौका बचा है यहां पर निवेश करने का? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है अनिल। उसमें पिछले 1 साल में जो रैली हुआ है उसको भी आप फैक्टर इन करके देखें। आईओसी जैसे शेयर में अभी भी मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस वो लेवल तक पहुंचा नहीं है जहां पे आप खरीद नहीं सकते हो। तो मैं कहूंगा ऑयल मार्केटिंग एक अच्छा स्पेस है जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एविएशन में बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है और उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं एविएशन सेक्टर के बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। लेकिन सिर्फ ये 2 सेक्टर निर्भर नहीं कर डिपेंडेंट नहीं है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर। काफी ज्यादा सेक्टर्स है जैसे केमिकल्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, ये सब में काफी असर हो सकता है मार्जिन में क्रूड ऑयल के गिरावट के बाद। तो मैं कहूंगा आप कुछ वो सब स्टॉक्स को भी देखें जिसमें क्रूड ऑयल से के गिरावट के बाद काफी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मेटल सेक्टर में ग्लोबली करेक्शन हुआ है ये एक मॉनिटर करने का चीज है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में भी हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत बड़ा रैली हुआ है। ऑफ लेट थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा और अगर थोड़ा मेटल क्षेत्र में करेक्शन आप देखते हैं तो मेटल स्टॉक्स में भी एक एंट्री अपॉर्चुनिटी आ सकता है, खास करके मेटल इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं जैसे आयरन ओर कंपनीज एक्सेट्रा, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज आ सकता है अगर ये करेक्शन और डीप होता है। तो पीएसयू बैंक्स पर मैं आपकी राय चाहूंगी, खासकर ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऑर्डिनेंस आया है और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फास्टर रेजोल्यूशन होगा एनपीएस का। इसका इमीडिएट रिएक्शन हमने मार्केट्स में नहीं देखा क्योंकि शायद लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली उस खबर आने के बाद। आपको क्या पूरा भरोसा है यहां से शायद वो वाकई में फास्टर रेजोल्यूशन होगा या फिर इट्स रियली अ वेट एंड वॉच सिनेरियो? थोड़ा तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बड़ा कदम उठाए उसमें आरबीआई को शामिल कर गया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन और 2 कदम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ये रेजोल्यूशन के लिए। एक है जब ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और जिसको हम बोलते हैं हेयर कट लेंगे, उसका कैपिटल कहां से आएगा, वो पैसा कौन डालने वाला है? मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास वो पैसा नहीं है, तो क्या ये गवर्नमेंट देगा? उस पर एक डिसीजन और अनाउंसमेंट चाहिए हमें, क्योंकि हेयर कट बताना एक चीज है लेकिन उसको कैपिटलाइज करना एक दूसरी बात है। और तीसरा कदम, ये इंपॉर्टेंट कदम है कि आरबीआई जब टेबल के इस पार बैठेगा ये 40-50 कंपनीज के साथ जो पैसे वापस नहीं देते हैं, क्या आरबीआई उसको परसुएट कर सकते हैं कि उनका पेमेंट्स रीपेमेंट शुरू हो जाए ये बैंक्स के साथ? उस पर भी बहुत ज्यादा डिटेल हमने देखा नहीं है ये फर्स्ट अनाउंसमेंट में। तो मेरे ख्याल से 3 कदम में से 1 कदम उठाया गया है, 2 और बाकी है। अगर वो देखते हैं हम, तो मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट बैंक्स में काफी अपसाइड है, पर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुका है। पब्लिक सेक्टर बैंक के रैली में अनाउंसमेंट से पहले काफी रैली हो गया था। अभी बिना दूसरा और तीसरा कदम देखते हुए मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऊपर जाने का रास्ता उतना आसान नहीं है, और अगर आपको कॉर्पोरेट बैंक्स ही खेलना है तो मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक से बेटर पोजीशन में है। सर, ये अंबुजा एसीसी के मर्जर की फिर से जो बात चली है, इसको लेकर बाजार बड़ा उत्साहित है। 8% देखिए अंबुजा सीमेंट भागा है, 5% एसीसी मजबूत है। क्या वाकई में इतना बड़ा पॉजिटिव है इस मर्जर पर और इस पूरे सेक्टर पर? क्या राय रखते हैं आप? देखिए, आजकल मार्केट का माहौल ही ऐसा है कि मार्केट बहुत एक्साइटेबल है कि कुछ भी अनाउंसमेंट आ जाता है, पहले तो 8-10% ऊपर जाता है, फिर लोग सोचते हैं। तो ये एक जैसे हम बुल मार्केट की खासियत है कि रिएक्शंस बड़े तगड़े होते हैं, और आज आपने वही देखा है। ये हो सकता है कि एसीसी अंबुजा कंबाइन के बाद उनके जो कॉस्ट सिनर्जीज है उससे इनका मार्जिन थोड़ा इंप्रूव कर सकता है अगले 1-1.5 साल में। मैं जैसे अभी कुछ ही देर पहले कह रहा था कि बाद में ये सेक्टर में एक टीसीएस इन्फोसिस जैसे हाल हो जाएगा अल्ट्राटेक और एसीसी अंबुजा कंबाइन के बीच में। ये दोनों इतने बड़े कंपनीज बन चुके हैं सीमेंट सेक्टर में कि लोग उसको कॉन्स्टेंटली वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे। अगर एसीसी अंबुजा का मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करता है तो ये हो सकता है कि
अल्ट्राटेक और एसीसी अंबुजा के बीच में जो वैल्यूएशन की अंतर है, मेरे ख्याल से अभी भी 15% वैल्यूएशन डिस्काउंट मिलता है एसीसी अंबुजा को, वो थोड़ा कम हो सकता है। और आज शायद आपने वो 7-8% रैली में वही देखा है कि दोनों के वैल्यूएशन गैप थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन है कि सीमेंट सबसे अच्छा सेक्टर है अभी पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं कहूंगा सीमेंट अभी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पे इतना एक्साइटमेंट है मार्केट में कि सीमेंट उसका एक प्रॉक्सी प्ले बन सकता है। लेकिन अगर आपको कैपेक्स रिकवरी खेलना है मार्केट में, मैं कहूंगा आपको अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है सीमेंट के कंपैरिजन में, जहां पे वैल्यूएशंस खास करके बड़े कंपनीज में जहां पे वैल्यूएशंस अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ओके, तो ये है तमाम सीमेंट स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज के सेशन में खबरों के दम पर दिखता हुआ दिखा है। 9300 पर आता हुआ निफ्टी। वक्त है आपसे विदा लेने का। ऑडियंस सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। 1000 शेयर है मजबूत आज के सेशन में और 500 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक्शन भरपूर है और इस एक्शन में आपकी मदद करने के लिए एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार बैठा है। ब्रेक के दौरान हम उनसे पूछेंगे कहां दिख रहे हैं ट्रेडिंग के मौके। वागले साहब है रेडी, अविनाश जी हैं रेडी और साथ ही गौरव बिस्सा साहब भी। तो तीनों एक्सपर्ट और हम दोनों एंकर बात करेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नौ 9300 पर है निफ्टी, 40 अंक मजबूत है सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती है। बैंक निफ्टी भी इतना ही मजबूत है। ब्रेक के दौरान वागले साहब ने चुना है एक स्टॉक तेजी करने के लिए, आप ही बताइए सर। अनिल जी, हैवेल्स में मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 397, 398, आई एम सॉरी 497 करंट ट्रेडिंग प्राइस है। 492, 493 के स्टॉप लॉस से 510, 512 आज और कल तक का व्यू है। आज और कल तक के लिए कितना बता रहे हैं? 510, 512, 510, 4-5 रुपए का रिस्क, 10-12 रुपए का टारगेट। आपके बोलने पर ये 504 तक तो पहुंच गया। एक्चुअली इसमें एक और बात जो है इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से मैं बात भी कर रहा था वागले साहब से, वो ये कि 2 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में आज बढ़े हैं। यानी कि पोजीशंस तेजी की बनती हुई दिखी। कई दिनों बाद हैवेल्स में अच्छी तेजी की पोजीशन, फ्रेश पोजीशंस बनती हुई दिखी। तो ये एक स्टॉक है जो आपको रडार पर जरूर रखना चाहिए आज के सेशन में, राइट। एक और काउंटर अनिल, दिग्गजों में जो थोड़ा सा पिकअप दिखा रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगर आप देखें सेंसेक्स में 1% के उछाल के साथ 3392 पर ट्रेड कर रहा है। नंबर्स एक्सपेक्टेड है बुधवार को। उससे पहले क्या कुछ तेजी की पोजीशन रखना ठीक रहेगा अविनाश? मेरे ख्याल से आई थिंक अगर लंबी अवधि की बात करें तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि FY18 होपफुली FY17 के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। थोड़ा सा इस क्वार्टर में डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हमको जरूर वॉल्यूम्स में देखने को मिला है, बट ओवरऑल अगर मानसून अच्छा होता है, अगर रूरल डिमांड पिकअप होती है हर्षदा, तो मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल अगर कोई साल भर का नजरिया रखता है तो 2 व्हीलर स्पेस में डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प लुक्स इंटरेस्टिंग। ओके, हीरो मोटोकॉर्प 2 पहिया वाहनों में मजबूत दिख रहा है स्टॉक आधा % आज तो इनका दिन है एक्चुअली। आयशर के रिजल्ट्स के बाद तो बनता है, अगर आयशर इतना तेज हो तो हीरो में भी तेजी बनी। टीवीएस भी देखने लगे आप, क्या टीवीएस भी मजबूत है? क्या टीवीएस भी देखना चाहिए, नजर डालनी चाहिए एक बार। ओके, टीवीएस भी मजबूत है तो ओके। 2 व्हीलर्स के लिए आज अच्छा दिन है, लेकिन खराब दिन है कुछ फार्मा शेयरों के लिए, और उनमें से एक फार्मा स्टॉक अजंता फार्मा जो पसंद है वागले साहब को शॉर्ट टर्म में। वागले साहब, इस काउंटर में कुछ तो हो रहा है, ये अगर बाजार थोड़ा भी खराब हो तो ये घुसने के लिए, लंबा घुसने के लिए तैयार है। अनिल जी, अपनी ब्रेक में बात हुई थी 1605 का लेवल था, ऑलरेडी 1589 आ गया। तो हेवल्स हमने पहले कवर कर लिया, जबकि ये बात ये मुझे 1530, 1540 वाले मामला दिखता है, और 1610 का स्टॉप लॉस डाल के आप एनी अपसाइड पे बेचे। 1530 मतलब यहाँ से भी 60 रुपए मुझे डाउन साइड दिखता है। 2 और शेयर वागले साहब देखिए, एक तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट करीब 4% ऐड हो चुका है। साथ ही CH जो आप कह रहे थे, ये वीक बिल्कुल नहीं लग रहा है, यहाँ पर अब खरीदारी फिर शुरू हो रही है। हर्षदा, CH बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नीचे में बाइंग आ रही है, और जैसे ये हाई कल के हाई को ब्रेक करेगा जो कि 1609 है, मैं अभी बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। 1609 के ऊपर ही अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है तो 1610 के ऊपर लीजिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 20-30 रुपए का टारगेट, बट व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और बालकृष्ण
बालाकृष्ण का भी व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, ये एफएनओ में भी नहीं है। नहीं है, आज आ गया आ गया, लेकिन आया नहीं आया बराबर है। हाँ, मतलब वो चार्ट्स अभी तक एडजस्ट हुए नहीं है, बट मतलब बिटवीन द टू आई विल गो एज अ पोजिशनल व्यू विथ बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। करेंटली 1560 है, 30 रुपए के स्टॉप लॉस, 100 रुपए के टारगेट, वो टाइप का ट्रेड बनेगा पोजिशनल। तो एक्चुअली हुआ ये है कि देखिए टायर के अब 4 शेयर हो गए एफएनओ में, एमआरएफ, सीएट, अपोलो और बालाकृष्णा। तो आज उसमें से सिर्फ अपोलो नीचे है खराब नतीजे की वजह से, बाकी तीनों टायर अच्छा, जबकि रिजल्ट सबके खराब है। सीएट 9% के मार्जिन, एमआरएफ के मार्जिन खराब आए और कल अपोलो के रिजल्ट भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद निचले स्तर से टायर शेयर रिकवर अच्छे होते हुए दिखे, तो यहाँ कमजोरी है नहीं। गौरव, अंबुजा पर एक बार फिर से आपसे राय लूंगा। 268, 8.5% मजबूत है ये शेयर, क्या अब भी खरीदा जाए इसे? नहीं, मैं नहीं समझता अभी खरीदा जाए। अगर इसका आप पैटर्न अगर आप देखेंगे, थोड़ा स्लो मूवर भी है और ऊपर में इसका अगर आप देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है 273, 274 के आसपास। तो यहाँ से 4 या 5 रुपए के लिए है, लेकिन जो सपोर्ट्स आते हैं वो भी तकरीबन 260, 262 के आ रहे हैं। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए अगर किसी ने लिया है। फ्रेश बाइंग यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा मैं। फ्रेश ट्रेड इस समय ना ले, ये बेस्ट रहेगा। अंबुजा सीमेंट में हालांकि आज हमने देखा शुरुआत से ही काफी एक्टिव, 8% भाग चुका है काउंटर। कुछ और स्टॉक्स जो खबरों के बल पर कुछ एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। पटेल इंजीनियरिंग 98, 99 के आसपास ट्रेड करता हुआ 11% ऊपर है। अविनाश बताइए, ये जो खबर है कि कंपनी अपने रियल एस्टेट एसेट्स को एक अलग एसपीवी में शिफ्ट करने वाली है और उसके बाद उस पर्टिकुलर एसपीवी में 51% हिस्सेदारी भी एक पार्टनर को बेच रही है, ये स्टॉक के लिए क्या मायने रखता है ये डेवलपमेंट, और यहाँ से आगे क्या कुछ चांसेस है बढ़ेगा, या फिर आज जो भी मुनाफा हाथ लग रहा है वो घर ले जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर एसपीवी में ये रियल एस्टेट बिजनेस को शिफ्ट किया जाता है और वहां पे अगर 51% होल्डिंग अगर ये कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को देते हैं तो डेफिनेटली लिक्विडिटी कंपनी में काफी अच्छी आएगी। आई थिंक किस प्रकार से वैल्यूएशन से ये होता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है। आई थिंक जिस प्रकार का न्यूज फ्लो अभी रियल एस्टेट में आया है, हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन भी उनको अच्छे ठीक ठाक मिलने चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक होल्ड करें। एमआरपीएल थम्सअप आ रहा है आगे साहब का, लेकिन अब तो आ चुका है। ट्रेडिंग के लिए से इतना कंफर्टेबल नहीं था, बट अभी जिस तरह से पैटर्न उभर कर आ रहा है अवरली चार्ट्स में, मैं समझता हूँ एमआरपीएल यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। मैंने इंट्राडे के तौर पे पोजिशनल तो मैंने लंबे टारगेट्स दिए ही है। 127, 128 रुपए अभी 134 है। आप 2 रुपए का रिस्क लीजिए। थोड़ा लॉट साइज बड़ा है 4,500 का, तो थोड़ा मुश्किल होगा। बड़े लॉट साइज में मुनाफा भी बड़ा होता है। मुनाफा भी बड़ा होगा। मेरा टारगेट 141, 142, मतलब यहाँ से 7 रुपए आउटसाइड। अच्छा चलिए, अब ये तो भाग्य है, ठीक है, अच्छी बात है, अभी भी चल सकता है, बड़े टारगेट्स आ रहे हैं वागले साहब के। और लेकिन एक स्टॉक जो अब भाग सकता है, क्योंकि सीमेंट चल चुका, इंडिया सीमेंट पर राय लेना चाहता हूँ। वागले साहब चार्ट देखे, तब तक फंडामेंटल राय तो हमेशा तैयार रहती है अविनाश जी की। अविनाश जी, सबसे चीपेस्ट सीमेंट स्टॉक है, मतलब जो ठीक ठाक की साइज वाले जो अल्ट्राटेक और अंबुजा छोड़ दीजिए, तो फिर जो सेकंड कैटेगरी में जब आप उतरते हैं, श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट, इस कैटेगरी में ये नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। सीमेंट में मुझे लग रहा है अनिल जी, अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर प्ले करना है तो साउथ मार्केट पे इंडिया सीमेंट्स का जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल रीच और कैपेसिटी है, इसको डेफिनेटली फायदा होगा। इनफैक्ट प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी यहाँ पे प्राइसेस बढ़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मेरे ख्याल से इनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड साउथ में है और हमको लग रहा है कि आगे डेफिनेटली प्राइसिंग और कैपेसिटी का एडवांटेज इनको जरूर मिलेगा। ये भी स्टॉक हम काफी टाइम से रिकमेंड कर रहे हैं कि ये एक पोजिशनल ट्रेड है जहां पर अच्छी मजबूती, फेडरल बैंक के साथ इंडिया सीमेंट, सीएससी। अच्छा, सीएससी का भी याद आया, उस पर भी राय लूंगा उससे पहले, लेकिन एक बार इंडिया सीमेंट बताएं वागले साहब, आपकी क्या राय, कितना भागेगा? 216 के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्ट आएगा। 203 रुपए का रिस्क, अपसाइड 228, 230 का टारगेट बनेगा और इंट्राडे बन सकता है। 228 कह रहे हैं, 228, 230 इंट्राडे इंडिया सीमेंट। हाँ, 214 है और 2% ऊपर है इंट्राडे और कल मॉर्निंग तक। क्या बात है, इतने एग्रेसिव टारगेट, गजब। मतलब मुझे थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? कभी मैं एग्रेसिव होता हूँ तो आप एकदम है ना थोड़े छोटे टारगेट देते हो, आपको जब एग्रेसिव लगता है मुझे लगता है अच्छा इतने बड़े टारगेट।
228, अनिल जी, 230। मुझे किसी ने बोला कि स्टॉक मार्केट के बाहुबली आप है, आप बोलते हो। मैं तो जो स्क्रीन पर एक्शन दिखता है उस पर आपने 450 का टारगेट दिया है। इंडिया सीमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं कि सबसे चीपेस्ट, फंडामेंटली सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, तो ये चलना चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सीएससी की। ये एक और स्टॉक है जो हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं पोजिशनल बेसिस पर। आज मैं इसको नीचे देख रहा था, मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे था। क्या खरीदारी करने का मौका सीएससी में है? जी हाँ, फ्लैट है एकदम। पहले गौरव की राय ले लूं, तब तक गौरव बताइए, आप वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए सीएससी कोई पोजिशनल ट्रेड? पोजिशनल ट्रेड तो नहीं, लेकिन एक ट्रेडिंग बेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर ना एक 975 तक के आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, अविनाश, फंडामेंटल राय सीएससी पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर पावर स्पेस में खेलना है तो मैं आरईसी के एक साइड पे जाऊंगा, आरईसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे। मुझे लग रहा है सीएससी में भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में मुझे लग रहा है कि शायद रिस्क रिवॉर्ड विल बी बेटर। लेकिन इस महीना, ये महीना काफी इंपॉर्टेंट है सीएससी के लिए, क्योंकि जो रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है वो इसी महीने में आनी है, और अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग सामने आती है तो फिर ये स्टॉक रिस्ट्रक्चरिंग में वो हम उम्मीद कर रहे थे कि रिटेल बिजनेस अलग लिस्ट होगा। ये 950 रुपए में यहाँ से कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं तो 50 रुपए की अपसाइड। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का वैल्यूएशन देखने के बाद आई थिंक लोगों को ये बहुत सस्ता लगेगा। ठीक बात है। तो सीएससी में उस लिहाज से एक बड़ी तेजी बन सकती है। पोजिशनल ट्रेड होना चाहिए, बजाय इसके कि रोज आपको बने एक्शन ना बने, वो एक अलग बात है। तो ये कुछ एक और स्टॉक एक्शन वाले सामने दिख रहे हैं हमें आज होते हुए साफ तौर पर। एफएनओ के टॉप गेनर लूजर में आपको फटाफट बता दूं कहां पर एक्शन है। अंबुजा के बाद एमआरपीएल तो है ही, सेकंड टॉप गेनर 6%। इंडिया सीमेंट अब देखिए 4% भाग चुका है इंडिया सीमेंट का स्टॉक का, ये अच्छा मजबूत हो गया। हेवल्स 500 के पार कारोबार कर रहा है। हर्षदा ने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की बात की, देखिए 3% बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मजबूत है। और अंबुजा सीमेंट का फायदा सबको मिल रहा है। अल्ट्राटेक भी 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। आईशर तो मजबूत है ही। कमजोर क्या है? इक्विटा, अजंता फार्मा 3% कमजोर है। ये स्टॉक भी अच्छी खासी कमजोरी के साथ नीचे आता हुआ दिखा रहा है। हिंडाल्को कमजोर है। आईआरबी इंफ्रा बैन में है और बैन में आती कमजोर होता हुआ दिख रहा है। चलिए विदा लेंगे आप सभी से। गौरव जी आपका शुक्रिया, साथ ही अविनाश जी और वागले साहब आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 90 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं सेंसेक्स और 36 अंक ऊपर हो चुका है निफ्टी पर। दिन के हाईज के आसपास फिर से लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हुडको, ये आईपीओ आज से खुल रहा है बाजार में। हडको के आईपीओ 56 से 60 रुपए का प्राइस बैंड, और आपके लिए है पैसा लगाने का मौका, चूकिएगा मत। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे आपने एवेन्यू सुपरमार्केट पर नजर डाली, वैसी ही नजर हडको पर भी बनाकर रखिए और जरूर एप्लीकेशन की तैयारी कर लीजिए। आखिरी दिन का इंतजार न करें, आज ही कर लें। चलिए, तो आज का बेहतरीन सेशन और बाजार फिर से हाइस पर पहुंचते हुए पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए सिंधी से आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद नजरें रहेंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। हमारे साथ होंगी प्रियंका साहब। नमस्कार।